प्यारे बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम जो हमारा क्लास 8th का जो मैथ्स का सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व करेंगे, आपका जो 12 मार्च को जो मैथ का पेपर होने जा रहा है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक देखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे जितने भी सभी चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन भी आपका एक तरीके का हो जाएगा। और वैसे हमने ये वैसे क्लासरूम में भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व कराया हुआ है, फिर भी हम आपको एक बार दोबारा इन प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इस पेपर को खुद से भी एक बार अपना रफ बुक में, नोटबुक में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पेपर जो है वो कुछ इस तरीके का आपका आएगा, जो 60 मार्क्स का आएगा और वो आपको 2.5 आवर में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर 5 सेक्शंस आएंगे। तो सेक्शन ए जो है इसमें 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो उनको आपको एक एक नंबर के हैं, केवल आपको उनके सॉल्व करने के बाद आंसर लिखने हैं। फिर इसके बाद सेक्शन बी में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाले हैं। और सेक्शन ई में सोर्स बेस और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हैं, जो कि 4 नंबर के होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम सेक्शन ए जो है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए के क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, जिससे यदि 108 को हम क्या करें, डिवाइड करें, तो जो हमारा कोशेंट है उस वो क्या आना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कोशेंट क्या होता है, डिवाइड, और ये कहाँ पर आता है जब हम डिवाइड करते हैं। देखिए जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, बीच में जो ये होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंड। और जो डिवाइड जिस हम टेबल काउंट करते हैं यहाँ पर क्या आता है, कोसेंट आता है। और डिवाइड करने के बाद जो नीचे रह जाता है उसको रिमाइंडर हम कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि हम 108 को किस नंबर से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो कोशेंट आए वो क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखिए यदि हम 108 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 6 1 जा 6, 4 48, 6 8 जा 48। तो 18 जो है ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है किसी का भी। तो फिर उसके बाद हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 108 को देखिए 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 2 8, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे कोशेंट की जगह पर क्या आ गया, 27। तो 27 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर उसके बाद देखिए 3 से डिवाइड करते हैं। तो 108 को यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 जा 9, 1 8, 3 6 जा 18। तो ये 36 आ गया। तो देखिए 36 जो कोशेंट की जगह पर आया है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर वो हो गया ऑप्शन सी, यानी 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा गया है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 333। तो हमें एक्चुअल में 333 का क्या करना है, क्यूब करना है। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है उस डिजिट का जो यहाँ पर हमें मिलेगा। तो देखिए अगर हम 333 का क्यूब करें तो इसका मतलब है 3 की आपस में 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। वैसे अगर हम कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल यहाँ पर यूनिट प्लेस बताना है। तो देखिए जब 3 की 3 में यूनिट, अब ऐसे में क्या करना होता है कि केवल हम जो हमारे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसकी यूनिट प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यदि हम यहाँ पर जो है 3 की मल्टीप्लाई, ये यूनिट प्लेस यहाँ पर 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो आएगा 9। ठीक है। फिर इस 9 की मल्टीप्लाई इस यूनिट प्लेस वाले नंबर से करेंगे तो क्या आएगा, 3 9 जा 27। तो 27 का जो यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 7। तो यहाँ पर देखिए द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
तो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 इधर चला जाएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-2 में, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी 5 और x-4 से। ठीक है, तो 12 की मल्टीप्लाई x-2 में होगी तो 12 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 12x, 12 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो -24। इसी तरीके से 3 5 जा हो गया 15 और ब्रैकेट में यहाँ पर है x-4, तो 12x -24। 15 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 15x, 15 की मल्टीप्लाई -4 में होगी तो -16। देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम एक तरफ ले लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक तरफ ले आएंगे। तो 12x को 15x को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, 12x - 15x इजिकल टू -60, 24 उधर जाएगा, प्लस का 24 बन जाएगा। अब देखिए 12x में से 15x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा, और वो भी कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है, 15 है, तो 15 के सामने जो साइन है वो माइनस का है। फिर इसके बाद देखिए माइनस का 16 प्लस का 24, तो 16 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 10 में से 4 करा 6 और 5 में से 2 को करा 3, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 36। तो जब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो 36 डिवाइड बाय 3, तो 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है द सेल्स प्राइस ऑफ अ प्रिंटर इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%, द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाय इट इज़। देखिए तो हमें यहाँ पर बताना है, तो हमें यहाँ पर देखिए बताना है कि अगर विनोद ने 13,000 रुपये का एक प्रिंटर ख़रीदा है, उस पर उसको क्या करना है, उस पर उसको सेल्स टैक्स दिया गया है 12% का भी, तो उसने सेल्स टैक्स भी दिया है 12% एक्स्ट्रा, तो उसने क्या करा होगा, 13,000 से ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर पे करा होगा शॉप पे। तो हमें पहले क्या करना है कि 13,000 का 12% हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका 12% क्या होगा। तो इसका जो 12% होगा वो क्या होगा, इसका टैक्स चार्ज होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, 13,000 को ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा जो विनोद ने पे किया होगा। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज हटाएंगे, नीचे डिवाइड में 100 लगा देंगे। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो 130 × 12, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे, तो 130 की 12 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, देखिए 0 का 0, 12 3 जा हो जाएगा 36, तो इसका 6 हो गया, 12 1 जा 12 और 12 और 3 15, तो 1560, 1516 रुपीज़ जो है उसने सेल्स टैक्स दिया। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल अमाउंट विनोद ने कितना दिया। तो यदि 13,000 में 13,000 में 1560 को हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा जितना अमाउंट जो है विनोद ने यहाँ पर इसको दिया होगा शॉप पर। तो देखिए ऐड कर देते हैं, तो 0 0 यहाँ पर 6 और ये हो गया 5 आ गया, और 3 और 1 4 और 1, तो आ गया 14,516। तो 14,516 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहाँ पर बताना है द सम ऑफ mn + 5 - 2 एंड mn + 3। तो देखिए यहाँ पर ये जो m और n है ये क्या है, ये वेरिएबल हैं। अब देखिए वेरिएबल जो है वो हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से वो किसी भी जो अल्फ़ाबेट से दिए जा सकते हैं। तो हमें सिंपली जो लाइक टर्म्स हैं, जो वेरिएबल वाली टर्म है, उनको हम उसमें ऐड कर देंगे, बाकी टर्म को अलग हम लिखेंगे। तो mn + 5 - 2 mn + 3, तो हमें क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म में ऐड करना है। तो जो देखिए हम क्या करेंगे, जो mn वाली टर्म है उनको एक साथ लिख लेते हैं, mn + mn। अब देखिए 5 - 2, 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, और प्लस का ये 3 एक और है। तो यहाँ पर mn और mn, अब ये दोनों टर्म एक जैसी हैं बिल्कुल,
तो वो ये दोनों टर्म ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा 2mn, और 3 ऐड होने के बाद आ गया 6। तो क्या आ गया ऐड होने के बाद 2mn प्लस 6। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा आ गया यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है ना, 2mn प्लस 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है आपको बताना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शैडो 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल है, जिसकी जो शैडो है, देखिए कोई अगर एक इतना लंबा पोल है, उसकी जो शैडो है वो 2 मीटर 80 सेंटीमीटर जो है बन रही है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लेंथ दी हुई है वो यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर दे दी। तो हमें क्या करना है, पहले जो यूनिट है उसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हमें ये पता है, देखिए 1 मीटर इजिकल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर का मतलब क्या हो गया 500 जो है सेंटीमीटर। तो 500 में 60 को ऐड कर देंगे तो 560 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 मीटर 80 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 280 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से 7 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 750 सेंटीमीटर। तो हमें 750 सेंटीमीटर की जो है जो अनदर पोल है उसकी शैडो की लेंथ हमें बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 560 का 280 के साथ रेशो निकालेंगे तो हमें 750 का जो इसकी जो लेंथ आएगी उसका हमें रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0, 28 से 56 को डिवाइड करा 2, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो 750 डिवाइड बाय 2। तो 750 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो x इजिकल टू 375 जो है आ गया सेंटीमीटर। तो अब देखिए ऑप्शन में 375 सेंटीमीटर कौन सा है। देखिए 3 मीटर मतलब 300 और 75 मतलब 375 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ y² प्लस 19y माइनस 150। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन वालों को। देखिए जब हम 150 के फैक्टर करेंगे, इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए जब हम 150 के फैक्टर करेंगे तो वो एक तो ये आता है 15 और 10। तो 150 जो है 15 इंटू 10 फैक्टर हो सकते हैं। और क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, देखिए और इसके फैक्टर हो सकते हैं 3 और 50, और इसके फैक्टर हो सकते हैं 25 और 6। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 19 मिल रहा है। तो यदि हम देखें तो 25 और 6 जो हैं यही दो फैक्टर ऐसे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 150 मिल रहा है, और उनको हमें यदि 25 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा 19 मिलेगा। तो y², तो 19y को क्या लिख देंगे हम 25y और माइनस का 6y माइनस 150। तो 19y को हमने स्प्लिट करके क्या लिख लिया 25y माइनस 6y। ठीक है ना। देखिए अगर आप देखेंगे तो अभी भी 19y है, इस टर्म की वैल्यू जो है वो 19y है, बस हमने इसको स्प्लिट करके लिख लिया ताकि हमारे जो है दो दो के यहाँ पर पेयर बन जाएं और हम कॉमन लेकर फैक्टर कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो दो टर्म को एक साथ लेंगे। तो y² प्लस 25y में से देखिए y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 25 बच गया अंदर। तो इन दोनों टर्म से हमने y कॉमन ले लिया तो y प्लस 25 बच गया। फिर इन दोनों टर्म से हमने क्या करा, माइनस का जो है 6 कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल y, और माइनस जब हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया प्लस। और 150 से जब हमने 6 बाहर ले लिया, क्योंकि 150 का जो फैक्टर है वो क्या हमने लिए थे 15 25 और 6, तो यहाँ से 6 बाहर आ गया तो अंदर रह गया 25। अब देखिए इन दो टर्म से अगर आप देखेंगे तो इन दो टर्म से y प्लस 25 जो है ये भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या बच गया y माइनस 6। तो इसके फैक्टर देखिए क्या हो गए y प्लस 25 और y माइनस 6। तो ये कौन सा आ गया, ये ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमसे कहा गया है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द सेल ऑफ द डॉल बाय सुहास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ऑन अ पार्टिकुलर वीक। इफ द कॉस्ट ऑफ वन डॉल इज
35, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सुहास रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द डॉल ऑन सैटरडे। देखिए मंडे से सैटरडे तक जो सुहास है वो जो जितनी डॉल सेल करता है उसको ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो इसका ग्राफ को एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब है मंडे को सुहास ने कितनी जो डॉल सेल करी वो 20 डॉल सेल करी, ट्यूसडे को 30 डॉल सेल करी, और वेडनेसडे को 20 डॉल सेल करी, और जो है थर्सडे को 30, और फ्राइडे को 10, सैटरडे को 40 डॉल सेल करी। तो अब आपको ये बताना है कि जो सैटरडे में उसने डॉल सेल करी है वो कितने अमाउंट उसने रिसीव करा। तो अगर 14 डॉल उसने सेल करी और 1 डॉल का जो प्राइस है वो 35 है, तो 14 इंटू 35 यदि हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1400 रुपीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर इज 1,75,000 इफ़ इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, देन इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर विल बी। तो ये बताना है हमें यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो प्राइस है वो पर एनम 20% जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है या कम हो रहा है। तो हमें बताना है देन इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर में यदि हम कैलकुलेट करें कि फर्स्ट ईयर में जो उसका प्राइस है वो कितना डेप्रिसिएट हुआ, तो वो अपने इलेक्ट्रिक जो कॉस्ट है उसकी उसका 20% हो रहा है। तो 1,75,000 इसका यदि हम 20% कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो इसका 20% आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 35,000। ठीक है 35,000 आ गया। तो फर्स्ट ईयर में जो उसका प्राइस है वो कितना रह जाएगा, 1,75,000 में से 35,000 को आप लोग क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 1,40,000। तो अब जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक स्कूटर की फर्स्ट ईयर के बाद वो रह गई 1,40,000। तो इसी तरीके से सेकंड ईयर में जो कॉस्ट है वो कितनी रह जाएगी। अब 1,40,000 का आप इसका 20% निकाल लीजिए। इसका 20% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका 20% 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1400 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड ईयर में 28,000 वैल्यू और कम हो गई। तो टोटल वैल्यू कितनी रह गई अब रह गई, यदि 1,40,000 में से 28,000 को घटा देंगे तो 1,12,000। इसी तरीके से देखिए थर्ड ईयर में देखिए वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1,12,000 का 20%। तो 20% क्या होगा, इसका 20% होगा 22,400। ठीक है ना। अब हमें ये बताना थर्ड ईयर के बाद अब वैल्यू कितनी रह गई उसकी। तो 1,12,000 से 22,400 ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा आंसर क्या आएगा, 85,400। तो 85,400 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बताना है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 2a इज। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है साइड का क्यूब। ठीक है ना। तो साइड का क्यूब हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए साइड क्या है हमारी, वो है 2a। तो 2a का क्यूब करेंगे। देखिए ब्रैकेट लगाकर हमने का क्यूब कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट का मतलब ये है कि 2 का भी क्यूब होगा और a का भी क्यूब होगा। तो 2 का जो क्यूब होगा वो हम अलग लिख देते हैं, a का क्यूब अलग लिख देते हैं। देखिए 2 का क्यूब क्या आता है, 2 के क्यूब की वैल्यू 8। 2 के क्यूब का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई आपस में 3 बार। इसी तरीके से a के क्यूब का मतलब है a इंटू ए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा क्या, 8a क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो इंडिकेट कर रहा है कि इक्वल लेंथ को, वो हमें बताना है। तो दिए हुए चारों ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि कौन इंडिकेट कर रहा है कि दो साइड जो है वो आपस में बराबर हैं।
देखिए इसका मतलब है कि ये एक कट है और ये दो कट हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये दो कट लगाए हुए हैं, यहाँ पर दो कट लगाए हैं, तो इसका मतलब ये इक्वल लेंथ है। यहाँ पर एंगल की बात है, यहाँ पर भी एंगल की बात है, तो हमें तो इक्वल लेंथ की बात करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली देन द अननोन वैल्यू इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर ये दिया गया है कि एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली देन द अननोन वैल्यू इज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 19 और 10 का रेशियो निकाल अप्लाई कर देते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर हम क्या कर देते हैं, जो है क्वेश्चन मार्क ही लिख लेते हैं, अपॉन में 20। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 29 के पास जाएगा और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 180। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 180। इसके बाद देखिए आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जहाँ पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 64। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट को हम क्या करते हैं, क्यूब रूट का साइन कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर ये बेस इसका 3 हम ये लिख देते हैं 27 इंटू 64। तो क्यूब रूट निकालने से पहले अब हम क्या करेंगे, 27 और 64 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 27 के फैक्टर देखिए क्या हो जाते हैं, 3 इंटू 3 और 64 के फैक्टर जो हैं 4 इंटू 4 हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 3 का एक ग्रुप हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्यूब रूट का मतलब ये है कि एक ग्रुप से हम क्या लिखेंगे, एक वैल्यू बाहर लिखेंगे। तो जब 3 3 के ग्रुप से जब इस ग्रुप को बाहर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है, तो 3 का एक ग्रुप जब बाहर आएगा तो वो केवल 3 रह जाएगा। इसी तरीके से 4 का जो ग्रुप बाहर आएगा तो 4 रह जाएगा। तो 4 इंटू 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें जो क्यूब रूट पूछा था उसका आंसर 12 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें चॉइस भी दी हुई है कि या तो हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, तो हम आपको दोनों ही करके दिखाएंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करेंगे, इस टर्म की इन दोनों टर्म्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ निकालेंगे और उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 0.16 इसकी मल्टीप्लाई 5x में कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में हम यहाँ पर करेंगे। बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। 0.16 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, इजिकल टू 0.4x प्लस 7। इस तरीके से हमने लिख दिया। देखिए डेसिमल 16 की मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो 0.716 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, और x है तो x आ गया। इसी तरीके से माइनस डेसिमल 16 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो डेसिमल 32 आ जाएगा। फिर इसके बाद इजिकल टू 0.4x प्लस 7। अब देखिए जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो डेसिमल 8x, जब ये 0.4x इधर आएगा लेफ़्ट में तो माइनस का 0.4x हो जाएगा, और डेसिमल नेगेटिव 0.32 जब राइट में जाएगा तो ये प्लस का 0.32 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.8x माइनस 0.4x, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 0.4x बचेगा, और इजिकल टू यहाँ पर 7 को डेसिमल 32 में ऐड करेंगे तो 7.32। अब यहाँ पर हमें क्या बतानी है, हमें तो वैल्यू बतानी है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डेसिमल 4 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए जब हम डेसिमल ऊपर का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और नीचे का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10। अब नीचे 100 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, 2 जीरोज लग कर आया, और यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर था तो केवल
10 आया, तो 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 732 और नीचे रह गया 40, तो 732 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। इस तरीके से 2 से 366 को भी डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। इसके बाद देखिए क्या रह गया 183 डिवाइड बाय 10, तो 183 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18.3। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल गई 18.3। इसके बाद देखिए इसमें एक चॉइस भी दी हुई है कि या तो हम ये वाला क्वेश्चन करें या ये वाला, तो इस वाले क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। ये भी सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन है कि जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 9/2 जब उधर जाएगा राइट में तो प्लस का 9/2 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या बन गया यहाँ पर 2, ठीक है, 2 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा 15 + 9 4x = ये आ गया। अब देखिए 15 + 9 का मतलब क्या है 24 डिवाइड बाय 2, तो 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 4x = क्या आ गया 12, और x की वैल्यू हमें चाहिए तो 4 इधर मल्टीप्लाई में, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ से x की वैल्यू हम 3 जो है वो लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। तो हमें ये बताना है कि चमेली ने जब 75% जो मनी है जब वो खर्च कर दी उसने, तो उसके पास 600 रुपये जो हैं वो बचते हैं। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट जो उसके पास स्टार्टिंग में रुपए थे वो हम यहाँ पर मान लेंगे, लेट सी हैव x रुपीज़ इन बिगिनिंग। देखिए जो हमें निकालना होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, वेरिएबल में मान लेते हैं। तो हमने क्या लिख लिया कि उसके पास x रुपीज़ थे इन बिगिनिंग। तो देखिए 75% जो मनी है वो तो उसने स्पेंड कर दी, ठीक है, तो 100% में से यदि 75% उसने स्पेंड कर दी तो अब उसके पास लेफ़्ट कितनी मनी है 25%। तो अगर बिगिनिंग में उसके पास x रुपीज़ थे तो 25% अब उसके पास यदि बचे हैं तो x का 25% क्या हो जाएगा, वो हमें दिया हुआ है 600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर ली कि बिगिनिंग का जो अमाउंट था उसका 25% रुपीज़ जो है जो बचा हुआ है वो कितना है 600। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 25% का मीन मतलब क्या है 25 डिवाइड बाय 100 = 600। तो 25 से 100 को करा तो 4 आ गया, तो x = 4 की मल्टीप्लाई 600 में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2400 रुपीज़। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2400 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन दोनों टर्म्स में हम क्या ऐड करें कि ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो उसके लिए देखिए अब हमें ये तो पता नहीं है तो वो हमें फाइंड करना है। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए x² - 4x + 7, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ, तो इनके सम में क्या ऐड करना है, तो हम क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि इनके सम में यदि a ऐड कर दिया जाए तो उस वेरिएबल को क्या मान लेता हूँ मैं, a टर्म मान लेता हूँ, या ये टर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, और पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है 0। तो देखिए हमारा काम क्या है, a को कैलकुलेट करना। तो पहले हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं, देखिए अब लाइक टर्म्स कौन सी, जो एक जैसे वेरिएबल वाली हैं। यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर 2x² है, तो 2 और 1x² हो गए 3x²। इसके बाद माइनस का 4x है, प्लस का 5x है, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x, और 7 है, माइनस का 9 है, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया,
इजिकल टू 0। अब हमें तो ए की वैल्यू बतानी है, तो इन टर्म्स को क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 3x इधर जाएगा माइनस का, x इधर जाएगा माइनस का, और 2 जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये कि ये जो है ये वो टर्म है जो अगर इन दोनों के सम में ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट जो है वो हमें 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है, और ये हमारा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो x की पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस तरीके से y की पावर 4 को वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ। और देखिए हमने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, वहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी बताई थी कि यदि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखे हों जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म दिख रही हो, तो हम उसको ए माइनस बी और ए प्लस बी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे कि एक बार ऐड कर कर और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। और देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर जब हमने लिखा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से यहाँ पर इसी तरीके की टर्म बननी है। तो इसको भी हम फिर से एक बार और यहाँ पर एक्सप्रेस करके लिख देंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जो है जिसकी डायमेंशन, देखिए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का, जिसकी जो डायमेंशन है वो इस तरीके की है, 22 सेंटीमीटर लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसको क्या 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 करा गया है कि उसके लेंथ के अलोंग जो है उसको रोल्ड किया गया। तो लेंथ के अलोंग जब रोल्ड किया जाएगा तो वो कुछ क्या हो जाएगा, सिलेंडर की फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर जो उसकी जो विड्थ है वो उसकी हाइट बन जाएगी, और जो इसकी लेंथ थी, लेंथ जो है वो नीचे वाला जो सर्किल है वो उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो पूरा बन जाएगा। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म। तो सिलेंडर जो है उसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर चाहिए, एच चाहिए, और पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एच जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाइड हो रहा है कि एच जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब आर कैसे निकालें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें पता है कि इसके लेंथ के अलोंग उसको क्या रोटेट किया गया है, फॉर्म किया गया है। तो जो सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है 2πr वो किसके बराबर होगा, 22 के बराबर। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में ही पेपर के स्टार्टिंग में दिया था कि पाई यदि कहीं पर आता है तो उसकी वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। तो आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो आर की वैल्यू एक तरफ रखते हैं और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 22/7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22, तो 22 से 22 डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह गया, ये आर इजिकल टू रह गया 7/2 यानी 3.5। तो हमें क्या बताना था, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना था। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 या 3.5 कुछ भी आप रख दें। तो 7/2 मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, और एच की वैल्यू 10। ठीक है, तो 22/7, 7/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस इंटू 10। ठीक है, तो 7 से क्या हो जाएगा, ये 7 7 जा डिवाइड हो गया, और 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 2 11, 2 से डिवाइड करें तो 5। तो अब क्या रह गया लास्ट में, 11 इंटू 7 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 35। तो 35 की 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, 35 5 और 3 जो है कैरी हो जाएगा। तो 35 इंटू 1 35 और 5 40, तो 405 सेंटीमीटर क्यूबिक
क्योंकि हमें वॉल्यूम बताना था, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक होती है। तो इस तरीके से हम जो सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे।